हाँ जी, नमस्कार। राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की जनजातियाँ। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जनजातियों के बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो राजस्थान में मुख्य रूप से 12 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जो एग्जाम में अभी तक पूछी गई हैं उनमें से केवल 8 जनजातियों के बारे में मुख्य रूप से एग्जामिनर पूछता है। और एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है उनमें से जो कि जनजातियों की फर्स्ट लाइन में से ही जो अपन कराएंगे वो पहली लाइन में से ही क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्या है कि जो जनजातियां हैं उनकी जो शब्दावली है वो थोड़ी सी कठिन है। तो शब्दावली कठिन होने के कारण वो कुछ चीज़ें याद नहीं हो पाती। तो उनका हम सटीक तरीके से आज अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास के अंदर आपकी संपूर्ण जनजातियां कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए देखते हैं। बात करें अगर जनजातियों की, तो राजस्थान का जनजाति की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। और पहला स्थान जो है वो आपका एमपी का है। यानी कि भारत के अंदर जनजातियों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है दोस्तों। और बात करें पहले स्थान की, तो पहला स्थान भारत के अंदर एमपी मध्य प्रदेश का है। किसका है दोस्तों? मध्य प्रदेश का है। ये बात याद रखनी है, यहाँ भी पूछ लेता है कि जनजातीय दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो वो है हमारा चौथा स्थान। कौन सा है दोस्तों? चौथा स्थान है। तो ये बात याद रखनी है। अब चलो स्टार्ट करते हैं अपन। राजस्थान की जनजातियां। जनजातियां। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान की जो सबसे शिक्षित जनजाति है और जिसकी संख्या सर्वाधिक है राजस्थान के अंदर, वो है दोस्तों आपकी मीणा जनजाति। कौन सी है दोस्तों? मीणा जनजाति। मीणा। दोस्तों, मीणा जनजाति की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो जो मीणा जनजाति है आपकी, ये आपकी जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर और बूंदी, इन जिलों में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। कौन सी? मीणा जनजाति। अब मीणा जनजाति की बात करें तो मीणा जनजाति का जो अनुपात है राजस्थान के अंदर वो सर्वाधिक है। यानी कि सर्वाधिक संख्या में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है या किस जनजाति का स्थान है, तो वो होगा आपका मीणा जनजाति। और एक और बात करें इसके बारे में दोस्तों, तो ये जो मीणा जनजाति है बाकी सभी जनजातियों के मुकाबले सबसे शिक्षित जनजाति है। ये कैसी है? सर्वाधिक शिक्षित अगर जनजाति है तो कौन सी है? मीणा जनजाति है। यहाँ से प्रश्न बनता है, कई बार एग्जामिनर पूछता है कि राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा मीणा जनजाति। कौन सी है दोस्तों? मीणा जनजाति है। अब मीणा जो जनजाति है इसकी उत्पत्ति हमारी मत्स्य से बताई गई है दोस्तों। किससे बताई गई है? मत्स्य से। कहा जाता है कि जो मुनि मुनि मगन सागर थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा मीण पुराण। कौन सा दोस्तों? मीण पुराण ग्रंथ की उन्होंने रचना की। तो उन्होंने कहा कि जो मीणा जनजाति है इसके 5200 गोत्रों का वर्णन किया उन्होंने। कितने दोस्तों? 5200। अब आगे बात करें तो जो मीणा जनजाति है इसके दो वर्ग होते हैं। एक तो होते हैं चौकीदार मीणा, दूसरे होते हैं जमींदार मीणा। तो चौकीदार मीणा वे मीणा हुआ करते थे जब रियासत काल के अंदर राजा महाराजाओं के चौकीदार हुआ करते थे, पहरेदारी किया करते थे, वो तो कहलाए आपके चौकीदार मीणा। और जो लोग किसान थे या खेती करते थे राज्य की भूमि पर, वे लोग क्या कहलाए? वो जमींदार मीणा कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों? जमींदार मीणा कहलाए। अगर इनकी बात करें लोक देवता की, तो मीणा जनजाति के जो लोक देवता होते हैं दोस्तों वो हैं आपके भुज देवता। कौन है दोस्तों? भुज देवता हैं। बात करें इनके इष्ट देवता की, तो इनके जो इष्ट देवता हैं वो है गौतमेश्वर भगवान। कौन? गौतमेश्वर। गौतमेश्वर जी का जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर महादेव जी का शिवलिंग ही है, शिवलिंग की ही पूजा होती है। तो इनके जो इष्ट देवता हैं वो हैं आपके गौतमेश्वर जी। चलिए अब देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करें उत्पत्ति की। मैंने अभी बताया दोस्तों, उत्पत्ति हुई है इनकी मत्स्य से। बात करें तो ये
राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी दोस्तों? राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरा नंबर, राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है। सबसे शिक्षित जनजाति है भाई। आगे बात करें, इसके दो वर्ग होते हैं। दो वर्ग। नंबर फर्स्ट, चौकीदार मीणा। सेकंड, जमींदार मीणा। आपके हुए मगन सागर मुनि। मगन सागर ने किस पुराण की रचना की? मीन पुराण की। रचना की जिसमें मीणाओं के कितने गोत्र बताएं दोस्तों? 5200। 5200 गोत्र का वर्णन है। तो ये बात याद रखनी है। क्या? राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है। दो वर्ग पाए जाते हैं, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। मुनि मगन सागर जी ने मीन पुराण की रचना की जिसमें 5200 गोत्रों का वर्णन है। आगे चलते हैं। लोक देवता की बात करें, इनके लोक देवता की। लोक देवता, तो दोस्तों लोक देवता है इनके भुज देवता। कौन है? भुज देवता। इष्ट देवता की बात करें, इष्ट देवता, तो इनके इष्ट देवता हैं आपके गौतमेश्वर भगवान। कौन है दोस्तों? गौतमेश्वर भगवान। आगे बात करें विवाह की, तो इनकी जो विवाह पद्धति है वो है आपकी मूरनी मूरनी मांडना। साधारण विवाह की पद्धति है, जैसे नॉर्मल विवाह होता है वैसे ही मीणा में भी होता है, जिसको क्या कहा जाता है? मूरनी मांडना कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मूरनी मांडना कहा जाता है। आगे बात करें इनके मुखिया की, तो मीणा समाज का जो मुखिया होता है उसको कहा जाता है आपके पटेल। क्या कहा जाता है दोस्तों? पटेल कहा जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि किस जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है, तो दोस्तों हो जाएगा आपका मीणा जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। ये बात याद रखनी है, नोट करिए। निवास स्थान की बात करें इसके की, तो निवास स्थान है दोस्तों, मैंने बताया जयपुर
अलवर, सवाई माधोपुर एवं बूंदी। यहाँ पर मीणा जनजाति सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। करिए नोट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों भील जनजाति की। सेकंड है हमारी भील। अब भील जनजाति की हम बात करते हैं तो ये राजस्थान की दूसरे नंबर की जनजाति है, सबसे बड़ी। कौन सी? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। पहली आपकी मीणा थी, ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। जो भील जो शब्द है वो मुख्य रूप से द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। क्या होता है दोस्तों? तीर कमान होता है। देखते हैं आगे। भील जो शब्द है यह आपके भील शब्द मुख्य रूप से द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना है, से बना है। किससे बना है? बील शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? इसका जो अर्थ है वो है आपका तीर कमान। तीर कमान क्या है दोस्तों? इसका अर्थ तीर कमान। अब बात करें तो कर्नल जो जेम्स टॉड थे उन्होंने भीलों को वन पुत्र की संज्ञा दी है। किसकी दी है? वन पुत्र की। यानी कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि ये तो वन पुत्र हैं, यानी कि वन में रहने वाले लोग हैं। और जो व्हील शब्द का जो अर्थ है वो है आपका तीर कमान। आगे बात करें भील जनजाति की, तो जो भील जनजाति है इसमें जो यानी कि पूजा पद्धति है या पूजा पद्धति जो रीति है जिस तरीके से की जाती है वो करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको इसमें भगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगत कहा जाता है। आगे बात करते हैं, चलिए। कर्नल जेम्स टॉड ने कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें क्या कहा है? वन पुत्र कहा है दोस्तों। प्रश्न बन जाता है कई बार यहां से। इन्हें वन पुत्र कहा है। बात करें इसकी भील जनजाति के निवास स्थान की, तो ये मुख्य रूप से आपके उदयपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों? निवास स्थान। निवास स्थान कहाँ पाई जाती है दोस्तों? उदयपुर और बांसवाड़ा में। उदयपुर एवं बांसवाड़ा। यहाँ पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है। आगे बात करते हैं। संस्कार संस्कार करने वाले व्यक्ति को करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों? भगत कहा जाता है। को भगत कहा जाता है। कहा जाता है। और राजस्थान की कौन से नंबर की जनजाति है दोस्तों? ये तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है।
जनजाति है। करिए नोट। चलिए अब आगे बात करते हैं इनकी शब्दावली की। जैसे कि भील जनजाति के जो घर होते हैं उनको कहा जाता है आपके, घर को कहा जाता है दोस्तों कू या टापरा। क्या कहा जाता है? घर को कू या टापरा कहा जाता है। आगे बात करते हैं इनके गोत्र की। तो इनके गोत्र को अटक कहा जाता है। इनका जो गोत्र होता है वो होता है अटक। क्या होता है? अटक इनका गोत्र होता है। आगे बात करें इनके देवता की, तो जिसको ये मानते हैं उसको कहते हैं आपके टोटम। क्या कहा जाता है दोस्तों? टोटम कहा जाता है। जो जिस देवता की ये पूजा करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो टोटम कहा जाता है। आगे बात करें इनकी विवाह पद्धति की। विवाह पद्धति की बात करें दोस्तों, इसमें कई प्रकार के विवाह किए जाते हैं। जैसे कि आपका हाथीमणा। कौन सा सबसे प्रमुख कौन सा है? हाथीमणा। हाथीमना। अब ये जो हाथीमना जो विवाह है, ये आपका इसमें क्या होता है, जो भील जनजाति का जो व्यक्ति होता है वो घुटनों पे बैठकर तलवारबाजी करता है। क्या करता है दोस्तों? तलवारबाजी करता है, यानी कि प्रदर्शन करता है तलवारबाजी का। किस किसमें? हाथीमना में। तो ये मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं एक नृत्य भी है। क्या है? एक तरीके से ये नृत्य भी है हाथीमना। ठीक है। और ये पद्धति क्या कहलाती है? हमारी इसकी विवाह पद्धति है। इस तरीके से ये विवाह संबंध स्थापित करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। आगे हम बात करते हैं आपकी भीलों में। तो इनका उद्घोष जो है वो है दोस्तों फायरे फायरे। फायरे फायरे, ये इनका उद्घोष है। किनका? भीलों का। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि फायरे फायरे जो उद्घोष है वो किस जनजाति का है? तो दोस्तों हमारे भील जनजाति हो जाएगा आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, नोट करिए इसे। आगे बात करते हैं इनके मुखिया की। यहाँ से कई बार प्रश्न बना है। इनका जो मुखिया होता है उसको गमैती बोलते हैं। गमैती या तदवी। क्या कहा जाता है दोस्तों? गमैती या तदवी कहा जाता है। किसको? मुखिया को। मीणा जनजाति का जो मुखिया था उसको पटेल कहा जाता था, और भील जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? गमैती या तदवी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। विवाह में आपका हट विवाह भी किया जाता है इसमें। कौन सा दोस्तों? हट विवाह भी किया जाता है भीलों में। जो हट विवाह होता है वो आपकी भगाकर शादी करना, यानी कि भगाकर जो शादी करते हैं उसको क्या कहा जाता है? भीलों में हट विवाह कहा जाता है दोस्तों, ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं। तो जो भील जनजाति के लोग हैं ये क्या करते हैं कि भीलों में जो खेती की जाती है, तो यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में जो खेती की जाती है उसको तो कहा जाता है जमाता। और जो मैदानी क्षेत्र में जो खेती की जाती है दोस्तों, यानी कि समतल भाग पर जो खेती की जाती है उसको कहा जाता है आपका दजिया। क्या कहा जाता है? दजिया कहा जाता है। और बात करें स्थानांतरित कृषि की, तो भील जो जनजाति है जो स्थानांतरित कृषि करती है उसको कहा जाता है वालरा। क्या कहा जाता है?
वालरा कहा जाता है। ये भी बात याद रखनी है। चलिए अब आगे बात करते हैं कृषि की। तो कृषि जो करते हैं ये लोग पहाड़ी भाग पर, पहाड़ी पहाड़ी पर पहाड़ी भाग पर की जाने वाली की जाने वाली वाली कृषि क्या कहलाती है आपकी? चिमाता। चिमाता कहलाती है दोस्तों। करिए नोट इसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और मैदानी भाग पर जो कृषि की जाती है, मैदानी भाग पर, मैदानी भाग पर भाग पर की जाने वाली की जाने वाली की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है दोस्तों आपकी? तो दजिया कहते हैं उसको। दजिया कहा जाता है। और स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्थानांतरित स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? वालरा। क्या कहलाती है दोस्तों? स्थानांतरित कृषि वालरा कहलाती है आपकी। ये भी बात याद रखनी है। करिए नोट इसको। आगे बात करते हैं इनके मेलों की। भील जनजाति के जो मेले लगते हैं दोस्तों, तो एक लगता है आपका घोटिया अम्बा मेला। घोटिया अम्बा मेला ये आपका लगता है बांसवाड़ा में। कहाँ लगता है दोस्तों? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट बात करें अगर दूसरे की, तो दूसरा मेला लगता है आपके वेंडेश्वर, वेंडेश्वर धाम में। दूसरा मेला कहाँ लगता है? वेंडेश्वर धाम में। करिए नोट। चलिए अब बात करते हैं इनकी जो कुछ वस्त्र होते हैं जो भीलों में पहने जाते हैं, वो शब्दावली उसको पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। एग्जामिनर पूछ लेता है कि इनकी धोती को क्या कहते हैं, साफा को क्या कहते हैं, और जो स्त्री पुरुषों द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसको क्या कहा जाता है भील जनजाति में। तो ये प्रश्न बन जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यानी कि जो धोती पहनी जाती है जो इनमें भील जनजाति में, धोती की बात करें तो इसको कहा जाता है आपकी ढेपाड़ा। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है ढेपाड़ा। ढेपाड़ा क्या कहा जाता है दोस्तों? धोती को जो तंग धोती होती है उसको कहा जाता है ढेपाड़ा। बात करें इनके साफा की, जो पुरुषों का जो साफा होता है, साफा की अगर हम बात करें तो साफा को दोस्तों कहा जाता है आपके पोत्या। क्या कहा जाता है दोस्तों? पोत्या कहा जाता है। बात करें इनकी भीलों की लंगोटी की, तो भीलों की लंगोटी को आपके खोयतू कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? खोयतू कहा जाता है। साफा की बात करें तो साफा को आपके पोत्या कहा जाता है।
क्या कहा जाता है दोस्तों? पोत्या कहा जाता है। बात करें इनकी लंगोटी की, भीलों की लंगोटी की, तो दोस्तों इसको कहा जाता है खोइतू। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको खोइतू कहा जाता है। ये बात भी याद रखनी है, करिए नोट। नेक्स्ट बात करें भीलों के घाघरे की बात। तो जो घाघरा होता है इनका, घाघरा को दोस्तों कहा जाता है कछाबू। क्या कहा जाता है? घाघरा को कहा जाता है कछाबू। तो भील जनजाति में जो तंग धोती होती है उसको कहा जाता है डेपाड़ा, और साफा को कहा जाता है आपके पोत्या, और भीलों की लंगोटी को कहा जाता है दोस्तों खोयतू, और जो घाघरा होता है उसको कहा जाता है दोस्तों आपके कछाबू। क्या कहा जाता है? कछाबू। अब जो भील जनजाति में जो विवाह है, जो मैंने बताया आपको, हाथी मना और हट विवाह किया जाता है। अब इसमें जो तलाक देने की जो पद्धति है उसको कहा जाता है आपके छेड़ा फाड़ना। आगे बात करें नेक्स्ट, तो तलाक जब दिया जाता है, तलाक पद्धति, तो ये है आपकी छेड़ा फाड़ना। क्या कहलाती है दोस्तों? छेड़ा फाड़ना कहलाती है। यानी कि छेड़ा फाड़ने से तात्पर्य, यानी कि भीलों में जो स्त्री जो वस्त्र पहनती है, या उसकी जो चूंदड़ी होती है, या जो भी साड़ी होती है, गमछा होता है, जो भी होता है उसका, तो उसका एक कोना फाड़ता है कौन? पुरुष। फाड़ कर, एक कोने को फाड़ कर अपने पास रख लेता है। इसी पद्धति को क्या कहा जाता है? छेड़ा फाड़ना कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। तो जो तलाक की पद्धति है वो क्या है आपकी? छेड़ा फाड़ना। क्या कहलाती है? छेड़ा फाड़ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अगर कोई स्त्री अगर विधवा विवाह करती है, यानी कि विधवा पुनर्विवाह करती है, तो उस प्रथा को कहा जाता है दोस्तों इस भीलों में नतारा। क्या कहा जाता है? नतारा कहा जाता है उसको। देखते हैं। तो विधवा पुनर्विवाह, विधवा विधवा पुनर्विवाह की जो पद्धति है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपकी विधवा पुनर्विवाह को नतारा। क्या कहा जाता है दोस्तों? नतारा। यानी कि नतारा जो पद्धति है उसमें भीलों में वो क्या है? विधवा पुनर्विवाह की जो पद्धति है, इसमें क्या है कि विधवा पुनर्विवाह किया जाता है, उस रस्म को कहा जाता है नतारा। क्या कहा जाता है? नतारा कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें भीलों की, तो भीलों में क्या है, जब आत्माओं की जब पूजा की जाती है, यानी कि अपने पूर्वजों की या जादू टोना जो किया जाता है, उस पद्धति को अगर हम बात करें तो उसको कहा जाता है सिरचौली। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सिरचौली किस जनजाति की प्रथा है? तो दोस्तों ये भीलों की ही प्रथा है, और इसमें क्या होता है? मृत आत्माओं की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? मृत आत्माओं की पूजा की जाती है। तो नोट डाल के लिख सकते हो इसको। मृत मृत आत्माओं की आत्माओं की पूजा करना, पूजा करना क्या कहलाता है दोस्तों? सिर चौली। क्या कहते हैं इसको? सिर चौली कहते हैं दोस्तों। सिर चौली। आई बात समझ में? क्या कहा जाता है? सिर चौली, मृत आत्माओं की पूजा करना क्या कहलाता है? सिर चौली कहलाता है दोस्तों। करिए नोटिस।
चलिए आगे बात करते हैं अब गरासिया जनजाति की। नेक्स्ट है हमारी तीसरी गरासिया गरासिया जनजाति। दोस्तों गरासिया जनजाति की अगर हम बात करें तो ये आपकी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, निवास स्थान कहाँ है इसका? तो गोगुंदा उदयपुर में है, पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर भी है इसका, ये जनजाति पाई जाती है गरासिया जनजाति। ये राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है दोस्तों। कौन सी? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान की। इसका जो मुखिया होता है उसको वो बोला जाता है सहलोत या तदवी। क्या बोला जाता है? सहलोत या तदवी कहा जाता है उसको। आगे बात करें गरासिया जनजाति की, तो गरासिया जनजाति के अंदर जो हमारी नक्की झील है उदयपुर के अंदर, वहाँ पर यानी कि वहाँ ये गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? अस्थि विसर्जन करते हैं। कहाँ करते हैं? नक्की झील के अंदर। आगे बात करें तो गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो आपकी यानी कि सफ़ेद जीव जंतुओं को पवित्र मानते हैं। किनको मानते हैं? सफ़ेद जीव जंतुओं को पवित्र मानते हैं ये लोग। और सबसे मुख्य बात ये है कि ये मोर को अपना आदर्श पक्षी मानते हैं। किसको मानते हैं? मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं। और इनकी जो एक प्रथा है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो नामकरण किया जाता है दोस्तों, वो आपके होली के अवसर पर। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। और पड़ोस की किसी लड़की को बुलाकर उसका नामकरण किया जाता है, ना कि किसी पंडित के द्वारा। हम सभी के आपके यहाँ तो नॉर्मल पंडित जी के द्वारा करवाया जाता है नामकरण, लेकिन जो गरासिया जनजाति है दोस्तों, इसमें किसी पंडित जी के द्वारा न करवा के किसी पड़ोस की लड़की को बुलाया जाता है और वो जो नाम रख देती है वही उसका नाम पड़ जाता है। चलिए बात करते हैं गरासिया जनजाति की। तो सबसे पहले तो निवास स्थान की बात करते हैं। निवास स्थान दोस्तों, जो गरासिया जनजाति है, निवास स्थान ये आपके गोगुंदा, पिंडवाड़ा सिरोही, पिंडवाड़ा सिरोही। तो ये गोगुंदा एवं पिंडवाड़ा सिरोही में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यानी कि जो गरासी जनजाति का जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी गवास से हुई है। साधारण रूप से किससे हुई है? गवास से हुई है। और कर्नल जेम्स टोड ने इनको राजपूतों का वंशज बताया है। किनका वंशज बताया है? राजपूतों का वंशज बताया है इनको। किनको? गरासिया जनजाति को। तो देखते हैं उत्पत्ति की बात करें। गवास शब्द से हुई है। कर्नल जेम्स टोड इन्हें राजपूतों का वंशज माना। राजपूतों का वंशज कहा है इनको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये अस्थि विसर्जन अस्थि विसर्जन कहाँ करते हैं? नक्की झील में करते हैं। नक्की झील। नेक्स्ट हम बात करें मुखिया की।
मुखिया, सहलोत या तदवी। नेक्स्ट हम बात करें तो मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं। मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो सफेद पशु पक्षियों को क्या करते हैं दोस्तों, पवित्र मानते हैं। ये बात याद रखनी है, करिए नोट इसे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन तो नामकरण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, पड़ोस की लड़की के द्वारा। पड़ोस की लड़की द्वारा। कब किया जाता है दोस्तों, होली के अवसर पर। होली के अवसर पर। ये बात भी याद रखनी है, कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इनका जो मुख्य त्योहार है वो है आपका होली। कौन सा है दोस्तों, मुख्य त्योहार होली है। बात करें इनकी घर की तो इनके घर को घेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घेर कहा जाता है। बात करें इनकी, ये जो अनाज भरते हैं जिसको, सभी भरते हैं अनाज तो घरों में आज, मतलब, लेकिन तो जो गरासी जनजाति में जो इनकी कोठी बनी होती है उसको कहा जाता है सोहरी। क्या कहा जाता है, अनाज भरने की कोठी को क्या कहते हैं, सोहरी कहते हैं। कोठी जो होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, सोहरी कहा जाता है उसको। इसको सोहरी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो मृत्यु भोज की जो प्रथा है गरासियाओं में उसको कहा जाता है कांदिया। मृत्यु भोज की प्रथा क्या कहलाती है आपकी, कांधिया। कांधिया कहलाती है, करिए नोट। नेक्स्ट हम बात करें तो जो इन जब ग्रासी जनजाति में किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक स्मारक बनाया जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों हूरे। क्या कहा जाता है, हूरे। मृत्यु पश्चात बने स्मारक को क्या कहा जाता है, हूरे कहा जाता है दोस्तों। हूरे कहा जाता है। और गांव की जो सबसे छोटी इकाई होती है उस इकाई को कहा जाता है दोस्तों फला। गांव की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई फला कहलाती है। क्या कहलाती है, फला कहलाती है दोस्तों, करिए नोट। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकी वस्त्रों की। तो जो पुरुष के जो वस्त्र होते हैं, पुरुष के वस्त्र और स्त्री के स्त्री के वस्त्र
इन दोनों को मुख्य रूप से इन दोनों को मुख्य रूप से यानी कि जो पुरुष के जो वस्त्र होते हैं उनको कहा जाता है झुलकी। क्या कहा जाता है? झुलकी। यानी कि पुरुष के जो वस्त्र होते हैं और जो स्त्री के जो वस्त्र होते हैं दोनों के, इनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? झुलकी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? झुलकी कहा जाता है। ये भी याद रखना है क्योंकि कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है कि पुरुष के वस्त्र और स्त्री के वस्त्र ग्रासी जनजाति में क्या कहलाते हैं? तो झुलकी कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? झुलकी कहलाते हैं। बात करें इनकी विवाह पद्धति की, यानी कि जो विवाह किया जाता है उनको क्या कहते हैं? तो इसमें कई प्रकार के विवाह किए जाते हैं। विवाह, तो सबसे पहले इसमें विवाह है आपका ताड़ना विवाह। ताड़ना विवाह। सेकंड है आपका पहरावना, पहरावना विवाह। तीसरा है आपका मेलबो विवाह। कौन सा दोस्तों? मेलबो विवाह। चौथा है आपका सेवणों, सेवणों विवाह। ये मुख्य रूप से चार प्रकार के विवाह किए जाते हैं किसमें? ग्रासीय जनजाति के अंदर। करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके मेलों की। तो इनका जो मेला बढ़ता है वो आपके कोटेश्वर मेला, कोटेश्वर में बढ़ता है। कोटेश्वर, कोटेश्वर मेला। सेकंड है आपका गणगौर मेला, गणगौर मेला। मेला की अगर हम बात करें तो दोस्तों ग्रासीय जनजाति के अंतर्गत सर्वाधिक जो प्रेम विवाह किए जाते हैं वो आपके गणगौर की त्योहार पर ही किए जाते हैं। यानी कि जो गणगौर का जो मेला लगता है इसमें सर्वाधिक प्रेम विवाह किए जाते हैं किसके द्वारा? ग्रासीय जनजाति के लोगों द्वारा। तो ये बात याद रखनी है। कौन सा? कि प्रेम विवाह किए जाते हैं इसमें। प्रेम विवाह। किसमें किए जाते हैं? ग्रासीय जनजाति की गणगौर मेले में प्रेम विवाह किए जाते हैं। नोट करिए इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अगली जनजाति हमारी सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति। तो सहरिया जो जनजाति है ये राजस्थान की सबसे आदिम जनजाति है। सबसे प्राचीन अगर जनजाति है अगर कोई है तो वो कौन सी? हमारी सहरिया जनजाति है। वर्तमान में ये राजस्थान के किशनगंज बारा के अंदर ये मुख्य रूप से पाई जाती है। कहाँ पे? किशनगंज बारा के अंतर्गत। और बात करें तो राजस्थान सरकार ने इस जनजाति के लिए नरेगा, जो हमारी मनरेगा की जो स्कीम है जिसके अंतर्गत गाँव में रोड बनाए जाते हैं, उसके अंतर्गत इनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने का भी कमिटमेंट किया है। किसने? गवर्नमेंट ने। कि भाई इनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, किसको? यानी कि सहरिया जनजाति के लोगों को। सहरिया जो शब्द है मुख्य रूप से उसका जो अर्थ होता है वो होता है जंगल। क्या होता है दोस्तों? जंगल होता है इनका जो मुख्य रूप से इसका अर्थ। चलिए देखते हैं सहरिया जनजाति को। सबसे पहले निवास स्थान, निवास स्थान। तो ये आपका किशनगंज 12 हो जाएगा आपका। सबसे प्राचीन, सबसे आदिम जनजाति है।
आदिम, आदिम का अर्थ ही प्राचीन होता है। आदिम जनजाति है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह है, इसे इसे मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया है। किसने दिया? गवर्नमेंट ने। शहरिया शब्द का क्या होता है अर्थ? जंगल। अर्थ जंगल होता है दोस्तों, ये भी बात याद रखनी है। करिए नोट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इनका जो मुखिया होता है, उसका शहरिया जनजाति का, उसको कहा जाता है कोतवाल। किसको कहा जाता है दोस्तों? कोतवाल। पिछले कई एग्जाम हुए थे, उसमें कई बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन कि किस जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपको शहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? आपके कोतवाल कहा जाता है। तो मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखिया को कहा जाता है दोस्तों आपके कोतवाल। कोतवाल कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घर की। अच्छा, जो आपकी शहरिया जनजाति है उसके अंतर्गत, यानी कि गोदना, एक शब्द है गोदना, आपको पता होगा गोदना। तो क्या होता है कि जो गोदना, मतलब उसको कहते हैं, जैसे अभी हम टैटू बनवा लेते हैं हाथ पे, तो उस तरीके के ही एक प्रचलन में चलता है कि कोई भी नाम लिखवाना या किसी तरीके के डिजाइन बनवाना, ये सारी की चीजें क्या कहलाती हैं? शरीर पर गोदना कहलाती हैं। अब इसमें क्या होता है, गरासी जनजाति के अंतर्गत, यानी कि जो महिलाएं हैं वो अपने हाथ में गोदना गुदवाती हैं, जबकि पुरुष नहीं गुदवाते। कौन नहीं गुदवाते? पुरुष नहीं गुदवाते, जबकि महिलाएं गोदना बनवाती हैं अपने शरीर पर। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करें इनके घर की, तो इनके घरों को गोपना या टोपा, गोपना या टोपा कहा जाता है। महिलाओं द्वारा, महिलाओं 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 द्वारा गोदना गुदवाया जाता है। नेक्स्ट बात करें घास फूस के बने इनके घर क्या कहलाते हैं दोस्तों? गोपना या टोपा कहलाते हैं। आगे बात करें इनकी, यानी कि इनमें धारी संस्कार किया जाता है। और इनका जो मुख्य मेला है आपका, वो है आपको सीताबाड़ी का। ये भी याद रखना है आपको कि इनका जो मुख्य मेला है वो कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है दोस्तों सीताबाड़ी का मेला। आगे बात करें इसकी देवी की, तो जिस देवी की पूजा करते हैं वो है आपकी कोड़िया माता। देवी कौन सी है आपकी? कोड़िया। आगे बात करें गुरु की, तो इनको, ये जो अपना गुरु मानते हैं वो किसको मानते हैं? ये वाल्मीकि जी को अपना गुरु मानते हैं। किसको मानते हैं दोस्तों? वाल्मीकि जी को। आगे नेक्स्ट बात करें मेले की, तो सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला, ये कहाँ है आपका?
सीतावाड़ी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये केलवाड़ा बारा में लगता है ये। मेला बारा क्या कहते हैं इसको? सहरिया जनजाति का कुंभ। सहरिया जनजाति का कुंभ। तो ये बात भी याद रखनी है कि सीतावाड़ी के मेले को क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। मुखिया कोतवाल कहलाता है। घर जो होते हैं वो गोपना या टोपा कहलाते हैं। और गरासिया जनजाति के अंदर गोदना महिलाएं गुदवाती हैं, पुरुष नहीं गुदवाते। देवी कोड़िया देवी। गुरु की बात करें तो आपके वाल्मीकि जी। और मेला जो है आपको वो सीतावाड़ी में लगता है आपका बारा के अंदर। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी की जो बची हुई जनजातियां हैं उनको अगली क्लास में अपन देखेंगे।